आज़ेज़ नंबर 21। राजा शराफत अली ने अपने साथियों की तरफ देखा और इन लोगों ने लंबे लंबे छुरे निकाल लिए। अब जरा दूसरी जुबान इस्तेमाल करनी थी। इनके फरिश्तों को भी नहीं मालूम था कि सामने कौन लोग मौजूद हैं। छुरे लहराते हुए खूंखार निगाहों से सामने खड़े लोगों को देखने लगे। इकराम बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था। इसने दोनों हाथ सीने पर बांध दिए थे। शाहजी ने अपने आदमियों की तरफ देखा और बोले, लो भाई, ये तो वाकई मर्द लग रहे हैं, अब क्या करें? दे दें इन दोनों को इन्हें। शाहजी के आदमी सूरत हाल को समझ चुके थे। गैर मुसल्ला वो भी नहीं थे। चाकू भी मौजूद थे कमर पर और भी कुछ बंधा हुआ था। चाकुओं का खेल तो इस वक्त मुनासिब नहीं था क्योंकि किसी को जाने पहचाने बगैर जख्मी करना ठीक नहीं था। अलबत्ता उन्होंने अपनी कमर से वो खुसूसी हथियार खोल लिए। इन लोगों को एहसास था कि वो इस वक्त बड़ी नाजुक पोजीशन में है। राजा शराफत अली बेवकूफ़ आदमी नहीं था। बहरहाल उन्होंने खूंखार निगाहों से देखते हुए एक दूसरे को इशारा किया और तीनों पैंतरे बदलने लगे। शाहजी पीछे हट गए थे। शमशीरा बेगम भी दौड़कर कौसर जहां के करीब पहुंच गई थी। कौसर जहां का जिस्म अब भी बेजान था। वो किसी पत्थर के मुजस्मे की मानित खड़ी इन तमाम मामलात को देख रही थी। राजा शराफत अली ने एक बार फिर हाथ उठाए, फिर बोला, देखिए जनाब, हम बेशक आपके घर में आपकी इजाज़त के बगैर घुस आए हैं, लेकिन ये एक हादसा है। आप इन दोनों औरतों को हमें ले जाने दीजिए, हम आपसे माफ़ी मांग कर चले जाएंगे। सारी बातें बाद में कर लेंगे, ज़रा इन जवानों की खंजरजनी देख लें, मज़ा आएगा। शाहजी ने कहा और भी दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। ये इशारा था अपने साथियों के लिए। शाहजी ने कहा, सुनो, 3 चाकू, 3 आदमी सामने आएंगे। तुम 4 हो गए तो फिर इज्जत चली जाएगी। 3 पर 3, 1 पर 1 होगा तो मज़ा आएगा। नवाबुद्दीन और रहमत खान ने पैंतरे बदलकर चाकुओं के वार किए, लेकिन दूसरे लम्हे रस्सियों में बंधे हुए लोहे के लट्टू उनकी कमर में पड़े और वो टेढ़े हो गए। दूसरा वार इनके हाथों पर हुआ और तीसरा पैरों पर। वो उछलने कूदने लगे। चाकू कई बार लहराए, लेकिन इनकी पहुंच इनके जिस्मों तक न हो पाई। सारे वार खाली जा रहे थे। इधर वो लोग थे कि हल्की ज़रबे लगा रहे थे, क्योंकि एक भी भारी ज़रब इन लोगों को अच्छा खासा सबक दे सकती थी। वो सब के सब जानते थे कि किसी सूरत हाल में क्या करना है। चुनाचे बस इनकी हल्की पिटाई की जा रही थी, लेकिन जहाँ भी ज़र पड़ती इनकी हलक से चीखें निकल पड़ती। एक ही मिनट में अंदाज़ा हो गया कि वास्ता लड़ाकों से पड़ा है और मार खाने के अलावा और कोई चाराकार नहीं है। सबसे पहले नवाबुद्दीन ने चाकू फेंक कर मारा और शुमाले खान ने बड़ी मुहारत से इसे अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। अबे खसी, इस खेल में तो सारी जिंदगी गुजर गई है और तुम ये खेल हमारे हाथ खेल रहे हो। सालो, हिजड़े हो पूरे के पूरे। अबे पिस्तौल नहीं है तुम में से किसी के पास? इसी वक्त राजा शराफत अली को कुछ ख्याल आया। इसने बड़ी फुर्ती से अपने लिबास के अंदरूनी जेब से रिवाल्वर निकाल लिया, लेकिन इसी वक्त एक बला इसके हाथ से आ लिपटी। दूर खड़े हुए आदमी ने वो हथियार फेंक कर मारा और इसका गोला राजा शराफत अली की उंगली की अन्नों पर लगा। पिस्तौल निकलकर दूर जा गिरा। ये फुर्ती भी काबिल दीद थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो जाएगा। एक बार फिर पहले भी एक चाकू इसकी कलाई में पेवस्त हो गया था और इसने एक लम्हे के अंदर अंदर ये भी पहचान लिया था कि चाकू मारने वाला लड़का इस वक्त भी इसके सामने मौजूद है। शुमाले खान ने कहा, अब तो इजाज़त है शाहजी, ये भी लड़ाई में शामिल हो जाए। इससे पहले कि कोई और आगे बढ़ता, इकराम सामने आया। इसने दोनों हाथ फैलाकर शुमाले खान को रोका और शाहजी हंस पड़े। ठीक है यार, इससे इस बच्चे से लड़ने दो ताकि इस कुतियाजादे को अपनी औकात का पता चल जाए। इकराम आहिस्ता आहिस्ता राजा शराफत अली को घूरता हुआ इसकी तरफ बढ़ने लगा। राजा शराफत अली ने इकराम को अब अच्छी तरह पहचान लिया था और इसके दिमाग में हैरानी भी थी और गुस्सा भी। इसने 2 कदम पीछे हटकर कहा, एक बार फिर कहता हूँ कि ये बदतमीजी बंद की जाए। मेरा नाम राजा शराफत अली है। 1000 गुंडे पाल रखे हैं। तुम लोगों के नामो निशान का भी पता नहीं चलेगा। ये सब जो। इसने इतना ही कहा था कि इकराम ने अचानक पलटकर पांव ऊपर उठाया और इसकी लात राजा शराफत अली के जबड़े पर पड़ी। राजा शराफत अली उलटकर पीछे जा गिरा था। इकराम आगे बढ़ा, जिसने राजा शराफत अली के बाल पकड़ लिए। राजा शराफत अली ने घूंसे चलाए, लेकिन इकराम ने अपने बदन को जुम्बश देकर इसके ये बार खाली किए और इसे सीधा खड़ा कर दिया। जैसे राजा शराफत अली खड़ा हुआ, इकराम का थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा और राजा शराफत अली का मुंह दूसरी तरफ घूम गया। फिर इसकी कमर पर एक लात पड़ी और वो कई कदम दौड़ता गया और इसके बाद औंधे मुंह घास पर गिरा। इकराम उछलकर इसकी कमर पर जा खड़ा हुआ। इसने 2-3 लातें राजा शराफत अली के बदन के पिछले हिस्से पर मारी और इसे उठने के लिए कहा। राजा शराफत अली अब सिर्फ जान बचाने के लिए पीछे हट रहा था। यह लड़का था कि आफत, कहीं दाल नहीं गलने दे रहा था। राजा शराफत अली भी मामूली तनोतोश का आदमी नहीं था, लेकिन अपनी तमाम तर कोशिशों में नाकाम रहकर वो इकराम को हाथ भी नहीं लगा सका था और इकराम घूम घूम कर इसकी मुरम्मत कर रहा था। 2-3 मिनट के बाद राजा शराफत ज़मीन पर चीत पड़ा हुआ था।
इधर इन लोगों के चाकू इन लोगों का साथ छोड़ चुके थे और वो सिर्फ पिट रहे थे। जो ज़रबे इनके जिस्मों पर लग चुकी थी वो इतनी थी कि इनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। हुलिये बिगड़ चुके थे, जिस्म के कई हिस्सों से खून छलकने लगा था। राजा शराफत अली बुरी तरह इकराम के हाथों पिट रहा था। अचानक ही इसने चीख कर कहा, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए कमबख्तो, रुक जाओ, हम जा रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं, रुक जाओ, इसे रोको, हाय इस आफत को रोको, कमबख्त जिनका बच्चा है क्या। इकराम ने राजा शराफत अली के पूरे कपड़े तार तार कर दिए थे और अब वो तकरीबन बहना हो गया था। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, काफ़ी है इस कुतियाज़ादे के लिए, अब ज़रा दूसरा खेल खेलेंगे। रुक जा इकराम, रुक जा, मर ना जाए, रुक जा मेरे लाल, तेरी मिन्नत करता हूँ मैं। और इकराम ने राजा शराफत अली के मुंह पर थूका और 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। बाकी अफराद भी पीछे हटकर खड़े हो गए थे और शाहजी मुस्कुराकर इनकी तरफ देख रहे थे जो ज़मीन पर पड़े हुए थे। हाँ तो बता दे कि क्या चुरा कर भागी तेरे घर से, ज़रा हिसाब किताब बना दें, तलाशी लेंगे इनकी, जो कुछ तेरा है वो तो ज़रूर दिलवा देंगे। बोलेगा कुछ, जो कुछ हो चुका है इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। राजा शराफत अली उठते हुए बोला, वाह रे वाह, किसी बहुत ही खाजू कुत्ते की औलाद लगता है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, चल थोड़ा सा और सही, इकराम जरा संभाल इसको। इकराम 2 कदम आगे बढ़ा तो राजा शराफत अली ने उठने की कोशिश की लेकिन लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर आहिस्ता से बोला, रुक जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो, रुक जा, खुदा का वास्ता दे रहा है बेटा, रुक जा, बुरी बात है। फिर शाहजी आगे बढ़े और बोले, हाँ भाई क्या बात सुना रहा था पूरी। ये दोनों तवाइफे हैं, बहुत बड़ी रकम दी हमने इन्हें, रकम लेकर बाकायदा हमारे घर आई हैं और उसके बाद वहाँ से निकल भागी। हम सिर्फ इस दिन के पीछे निकल आए थे कि हमारे घर से निकल भागी थी और हम इन्हें पकड़ कर घर ले जा रहे थे। ले, तूने बयान ही बदल दिया, अभी तो ये दोनों औरतें चोर थी और तेरे घर से कोई चीज़ उठाकर भागी थी। ना भाई ना, झूठे को हम नहीं छोड़ते। देखिए साहिब, आप हमारी बात तो सुन लीजिए, हम चले जाते हैं और इन्हें भी छोड़ जाते हैं। अगर आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अबे अब भी अच्छा नहीं किया, छुरे तो तेरे आदमी ने निकाले थे, इन्हें हमारी पनाह में छोड़ देता और निकल भागता, हम कुछ नहीं कहते। तुम लोग किसी की कोठी में बावले कुत्तों की तरह घुसे चले आए। बावले कुत्तों को तो पत्थर मारकर भगा दिया जाता है, लेकिन तुम तो चाकू निकाल कर खड़े हो गए। बताओ क्या करते हम? इसका हिसाब किताब बाद में हम आपसे समझेंगे, बाद में हो जाएगा। फिर वही बातें। शाहजी ने घूमकर अपने साथियों की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोले, ऐसा करो जो हम बताएं, इन्हें थोड़ा सा सबक दे दो और यहाँ से चलता करो। हम अपनी कोठी में कहाँ कब्रें बनाते फिरेंगे, खामखा बाग का एक गोशा कब्रिस्तान बन जाएगा। अगर बत्तियाँ जलानी पड़ेंगी, हैं तो मुसलमान बच्चे, तो फिर यूँ करो, सर मूंडो, भवें और मूछें भी साफ कर दो। घर जाएंगे महीने 2 महीने तो चुंदिया पर बाल नहीं आएंगे। याद रखेंगे गलती थी किसी के घर जाकर घुसने की। जब ठीक ठाक होंगे तो बाद में फिर देख लेंगे। मेरा ख्याल है ऐसा ही करते हैं। ठीक है शाहजी, शुमाल खान ने कहा और अंदर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। राजा शराफत अली ने उठते हुए कहा, जा रहे हैं हम लोग, ज़्यादा बदतमीजी मत करो तुम लोग। लेकिन नूर शाह ने फिर वही जानलेवा हथियार निकाल लिया और राजा शराफत अली की तरफ मुँह करके बोला, रुक जाओ, वरना इस बार लोहे का ये गोला तुम्हारे सर में पड़ेगा और तुम्हारा सर खरबूजे की तरह फट जाएगा। अरे वाह, ज़बरदस्ती कर रहे हो तुम, तो और क्या करें, हम तुम्हारी कोठी में तो नहीं घुसे हैं, तुम हमारी कोठी में घुसे हो। रुक जाओ, क्यों अपनी इस चुंदिया के पीछे पड़े हो, फट जाएगी, पागल भी हो सकते हो, भागते फिरोगे लाहौर की सड़कों पर। रुक जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। नवाब अहमद खान और राजा शराफत अली की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। वो बार बार उठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उठ नहीं पा रहे थे। हवास साथ छोड़ गए और औकात पर आ गए। हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगने लगे मगर शाहजी नहीं माने। ना 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 ना, बड़ी गीदड़ भभके दी हैं तुमने, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारे मेहमान हो और मेज़बानों को यह हक पहुँचता है कि मेहमानों के साथ जो जी चाहे सलूक करें। कम अज़ कम हमारा ये दस्तूर है। अबे कहाँ मर गए शुमाल खान, जल्दी करो, बच्चों को देर हो रही है। शाहजी पूरी तरह मूड में थे। उधर शमशीरा बेगम और कौसर जहाँ खामोश थी। शमशीरा बेगम कौसर जहाँ के कदमों में बैठी हुई थी और कौसर जहाँ इस तरह पथराई हुई निगाहों से इस माहौल को देख रही थी जैसे होशो हवा से आरी हो गई हो। शाहजी ने ये जुमले मजाक में नहीं कहे थे, जिसका सबूत शुमाल खान के हाथ में नजर आने वाले तेजधार उसरे से मिल गया। दूसरा देखकर नवाबुद्दीन और हैदर खान बुरी तरह चिल्लाने लगे, लेकिन इन लोगों ने इन्हें न छोड़ा।
2-3 बार उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन ये अजीबोगरीब हथियार जो ज़माने कदीम के हथियार थे, लेकिन नए दौर में इनकी हशर समानियाँ नई नस्ल ने भी देखी थी। अब तक जितने मार्के हुए थे, पता नहीं क्यों शाहजी ने इनमें यही हथियार इस्तेमाल किए थे। दरअसल इनका नज़रिया भी ज़रा मुख्तलिफ था। आसी हथियार तो जगह जगह इस्तेमाल होते हैं और इनके नताइज भी संगीन ही निकलते हैं, लेकिन इन हथियारों से बस इंसानों को नकारा तो किया जा सकता है, हलाक नहीं। चुनांचे इन्होंने अपने आदमियों को इन्हीं की मशक कराई थी। कराची यूनिवर्सिटी में भी इन्हीं हथियारों की धूम थी और लोगों की हवा गुम हो जाती थी इन्हें देखकर। चुनांचे नवाबुद्दीन एंड सन्स जब भी खड़े हुए, कोई ना कोई गोला इनके बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पर पड़ता और वो बुरी तरह बिलबिलाने लगते। अब ज़रा भी सकत नहीं थी कि वो एक भी ज़रब खा सके। अलबत्ता राजा शराफत अली ने आखिरी कोशिश की और उछलकर बाहर की समत भागा, लेकिन इकराम ने हवा में उड़ते उसकी कमर पर लात रसीद की और वो मुंह के बल गिरा और इसके बाद सबसे पहले इसी की टिंड की गई। राजा शराफत अली का सर गंजा किया गया, मूछें मूड़ दी गई और भौहें तक साफ कर दी गई। अजीब अंडे जैसी शक्ल निकल आई थी। उस तरह के सामने जुम्बश करने का मतलब जानता था, अगर कहीं हाथ गलत पड़ गया तो निसाब किताब भी सही हो जाएगा। खुद नूर शाह ने इनके हुजाम की खिदमत सर अंजाम दी थी। वो बीच बीच में बोलते भी जा रहा था। वो कह रहा था, देखो नाक और कान की हिफाजत करो और हिलो मत, अगर उस तरह हिल गया तो कोई ना कोई चीज साफ हो जाएगी, कनकटे बकरे कहलाओगे। राजा शराफत अली ने बड़ी खामोशी से ये काम करवाया। इसके बाल इसके चेहरे के हुस्न में बेपना इजाफा करते थे और इन बालों पर भी इसने लाखों रुपए खर्च किए थे। बड़े बड़े माहिरीन के मशवरों से इन बालों की ये शक्ल बनी थी, लेकिन अब इनका नामो निशान तक नहीं था। रहमत खान भी फूट फूट कर रोने लगा। बाकी लोग ज़रा भी हिम्मत से काम ले रहे थे। जब चारों सफाचट हो गए तो शाहजी ने कहके लगाए। उन्होंने हंसते हुए कहा, अब ज़रा माँ के लालो, शीशे में जाकर अपनी शक्ल देखो। मालिक की कसम, ऐसी चांद जैसी सूरतें निकल आई हैं जो देखेगा दिल पर हाथ रखकर रह जाएगा। अब जाओ, खाओ पियो, ऐश करो। और हाँ, आगे की क्या कहें हम तुमसे, जब दिल चाहे आ जाना, हम तुम्हारा इस्तकबाल इसी तरह करेंगे। या खातिम वजारत का बड़ा माकूल इंतज़ाम है। अबे चलो, या फिर और मार खाओगे। इस बार शाहजी ने राजा शराफत अली का पिस्तौल सीधा कर दिया। राजा शराफत अली ने एक निगाह इन सबको देखा, शमशीरा बेगम और कोसर जहां को देखा और इसके बाद बाहर की जानिब चल पड़ा। पीछे से इन लोगों के कहके बुलंद हो रहे थे। अभी तक इन लोगों ने शमशीरा बेगम या कोसर जहां की तरफ नज़र भर कर भी नहीं देखा था। अलबत्ता शमशीरा बेगम ख़ास तौर पर आंखें फाड़ फाड़ कर इस अजीमुशान कोठी को देख रही थी। गुलाम शाह के अल्फाज इन्हें याद आ रहे थे कि शाहजी ने इकराम को एक कोठी खरीद कर दी है। अगर ये कोठियाँ तो बस क्या किया जाए, ये तो शायद करोड़ों तक की मालिकियत तक जा पहुँचती थी। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ थी। अगर ये लोग न होते तो न जाने क्या हो जाता। ये सब कुछ हुआ था, लेकिन कोसर जहाँ के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। शाहजी ने सबको बाहर निकलते देख लिया तो शमशीरा बेगम की तरफ रुख करके बोले, हाँ शमशीरा बेगम, और कोई खिदमत है हमारे लिए? शाहजी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तो फिर अल्लाह बेली। शाहजी ने तंज़िया लहजे में कहा, हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई है, बुरी हालत हो गई है। एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। नहीं शमशीरा बेगम, ये एक पाक और मुतबर्रिक जगह है, तुम्हें पानी यहाँ नहीं मिलेगा। खुदा हाफिज़। शमशीरा बेगम ने मायूस निगाहों से कोसर जहाँ को देखा। पहली बार कोसर जहाँ की जिसमें जुम्बश पैदा हुई, इसकी निगाहें ज़मीन से नहीं उठी थीं। नीचे नीचे देखते हुए कोठी के गेट की जानिब चल पड़ी। शमशीरा बेगम खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेर कर रह गई थी। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाहर निकली। शमशीरा बेगम ने एक मरतबा फिर पलटकर शाहजी को देखा और बोली, कहीं वो हमें बाहर ना मिल जाए शाहजी। बस कोठी से निकलो और किसी और कोठी की तरफ दौड़ लगा दो। वैसे वो सीधे अपने घर ही गए होंगे। कहाँ रहते हैं? कि इनकी कोठी भी यहीं आसपास ही मौजूद है। जी हाँ, वो तो सीधे हाथ पर है, तो तुम उल्टे हाथ पर चली जाओ। शाहजी ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। कोसर जहाँ ने कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी और शमशीरा बेगम को भी बादिल न खास्ता इसका साथ दे रही थी। कोठी के गेट से बाहर निकली तो आसिफ खड़ा नजर आ गया। इसने दोनों को देखकर बोला, क्या हुआ? ये चारों गंजे कौन थे? लग तो वही रहे थे, लेकिन हुलिया बदल गया था। बिल्कुल छिले हुए अंडे लग रहे थे। वो बाहर निकले तो तू कहाँ था? लो, मैं यहाँ खड़ा हुआ था। इन कमबख्तों ने मेरे मुंह पर घूंसे मारे, मैं गिरते गिरते बचा। कौन थे ये चारों? शमशीरा बेगम आसिफ के पास पहुंच गई। अचानक इनका हाथ घूमा और पूरी कुव्वत से एक थप्पड़ आसिफ के मुंह पर पड़ा। आसिफ एक बार फिर गिरते गिरते बचा था। खुदा तुझे कुत्ते की मौत मरे, जल्दी से कहीं से तांगा पकड़, जल्दी कर। आसिफ बुरी तरह भागा। तांगा इत्तेफाक से करीबी मिल गया और जब वो तांगे में बैठ गई तो इनकी कैफियत कुछ बेहतर हुई। अचानक ही चौंक कर बोली, ये कोसर जहाँ बेटा। बूरखे तो उधर ही रह गए। कोसर जहाँ ने गर्दन घुमाकर शमशीरा बेगम को देखा और अचानक ही इसके हलक से एक कहका उबल पड़ा।
शमशीरा बेगम हक्का बक्का होकर इसे देखने लगी। कौसर जहाँ ने कहा, अम्मा अब बुरकों की क्या ज़रूरत है, घर तो जाना है ना बिटिया, तो फिर तांगे में बैठकर घर जा रहे हैं, कमरे में जंजीरें तो नहीं बंधी हुई, तुम तो सिर्फ शाहजी से पर्दा करती हो ना। शाहजी यहाँ मौजूद थे, अब वहाँ और कौन होगा। शमशीरा बेगम गौर करने लगी कि कौसर जहाँ तंज कर रही है या ये बात सच्चाई से कह रही है। वैसे हकीकत भी यही थी कि बुरके तो शाहजी की वजह से ही ओढ़े गए थे, लेकिन वो शाहजी, इकराम, उनके बाकी साथी और फिर वो आलीशान कोठी। शमशीरा बेगम ने आंखें बंद कर ली और दोनों हाथों से सर थाम लिया। बहरहाल खुदा खुदा करके कोठे पर पहुंची। चेहरा हवन्नक हो रहा था, आंखों में अजीब सी बेबसी के आसार थे जो बीती थी किसी को सुनाने के काबिल भी नहीं थी। फिर भी समझने वाले तो बहुत कुछ समझते थे। गुलाम शाह और हाजू एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर कर रहे थे। हाजू सरगोशी में कह रहा था, हाजी लग रहा है कि जैसे कोई नागहानी आ पड़ी है। शमशीरा बेगम के चेहरे पर तो लानतें बरस रही हैं। हो सकता है कोई और ही बात हो। नहीं शाहजी, हमने भी घाट घाट का पानी पिया है और दुनिया की निगाह पहचानते हैं, और फिर शमशीरा बेगम की तो हर चीज़ हम पहचानते हैं, सब पता चल जाता है। अबे तुम मेरे कान क्यों खा रहे हो, जाओ खुशियाँ मनाओ, इनसे पूछो कि क्या हुआ। यार तुम तो जले कटे ही रहते हो। चलो ठीक है, हमारा क्या, खुद अपना खून जला रहे हैं। वो जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं यार, वो पता नहीं। उधर शमशीरा बेगम की हालत गैर हो रही थी। वो कमरे में घुसी और बेजान सी होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। कौसर जहाँ तस्लीम को गोद में लेकर कमरे में आ गई। शमशीरा बेगम, जिनकी आंखें खुली हुई थी, एकदम से इसे देखकर आंखें बंद करके साकित हो गई। समझ गई कि अब वो तंज के तीर पर सहेगी। कौसर जहाँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ना अम्मा ना, मैंने आपकी आंखें खुली देख ली हैं, मुझे देखकर आंखें बंद कर लेने से क्या हो जाएगा। नाक तो नहीं कटाई है ना तुम्हारे सामने जो तुम्हें देखकर आंखें बंद कर लूँगी। अरे हाँ, जिसे देखो मेरे ही मुँह लगने चला रहा है। क्या समझते हो आखिर तुम लोग मुझे। हम लोग। कौसर जहाँ ने ठंडी सांस ली और फिर ठुट्ठा मारकर हंस पड़ी। अम्मा क्या समझे हम लोग आपको, क्या कहने आई है, मजाक उड़ाने आई है मेरा, जूते लगाने आई है। उतार चप्पल लगा दे 10-20। अब यही वक्त तो आ गया है तुम लोगों के जूते खाऊं। आपसे तो बात करना भी मुहाल हो गया है। बस ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही हूँ, थोड़ा सा सब्र और कर लो, किसी दिन चटपट हो जाऊंगी, फिर खुशियाँ मना लेना। मगर एक बात कान खोल कर सुन लो बीबी, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं, लेकिन उम्र मुझसे ज़्यादा नहीं है। इस कोठे से आगे बढ़ोगी, सोचोगी तो नुकसान उठाओगी। ये कोठा है और दुनिया जानती है कि तुम इस कोठे पर पैदा हुई हो। अपने चेहरे पर कितनी रोशनी फैला लो, देखने वाले जब भी तुम्हें देखेंगे तवाइफ ही कहेंगे, शरीफजादी कोई नहीं कहेगा, समझी। चाहे तो अपने अंदर शराफतों को मैं कब अम्मा के मुझे शरीफजादी समझा जाए। अगर अपने आप से गद्दारी तो कर रही हो, मैं तो आपको बताने आई हूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि क्या बात कहूँ आपसे, तो आप कहती हैं मैं आपसे गद्दारी कर रही हूँ। कौन सा दिन ऐसा होता है कि मैं अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करती। नाचती हूँ, गाती हूँ, आपके लिए अदाई बेचती हूँ, झूठी निगाहों से आने वालों को देखती हूँ, इन्हें जो मेरे शनासा भी नहीं होते। इसके बाद मुझे और क्या करना चाहिए। अगर कोई बात दिल में है तो बता दो। शुरू में सिखाया जाता है सब कुछ, मैंने सब कुछ सिखाया था तुम्हें। और एक ज़माना था कि यहाँ से तमाशबीनों की निगाहें नहीं हटती थी। आखिर अब ये तमाशबीन क्यों भागना शुरू हो गए हैं। कौसर जहाँ, खुदा ने तुम्हें चांद सा चेहरा दिया है, जिसे चाहो दीवाना बना सकती हो, लेकिन ऐसे अंदाज इख्तियार कर लिए तुमने जैसे मारे बंधे नचाया जा रहा हो। ऐसे तो मदारी के हाथ में बंदर भी नहीं नाचता, जैसा कि तुम इजहार करती हो। ना अदाएँ हैं और ना दिल लुभाने वाली हरकतें, ना वो नाजो अंदाज हैं जिन्हें एक ज़माने में कौसर जहाँ के कोठे में धूम मचा दी थी। जिससे देखो कौसर जहाँ पुकारता हुआ इस जानिब का रुख करता था, और अब कौसर जहाँ न जाने कहाँ चली गई। कौसर जहाँ मुसलसल हंस रही थी। फिर इसने कहा, अम्मा उम्र भी तो आगे बढ़ गई है, बेटा जवान हो रहा है, और थोड़े दिनों के बाद इस तस्नीम को भी देख लीजिएगा। अब इसकी उम्र में भी अदाएँ दिखाऊँ। उम्र क्या होती है, तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ तो अभी, अब क्या कहूँ। अरे वो कम वक्त गजाला और शबाना है। अरे इन लड़कियों को तो मैं ऐसे शो करूँगी कि देखने वाले देखेंगे। 12 घंटे ना नचाऊँ तो शमशीरा बेगम नाम नहीं। उन्होंने भी तो अपने आप को छोड़ दिया है, कुछ करके ही नहीं दिखाती। चलिए अम्मा छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, क्यों परेशान हो रही हैं। हमारे यहाँ तो ये सब कुछ होता ही है। अब आप देख लीजिए, मैंने खुलूस दिल से आपकी बात पर अमल किया था, सबको धोखा देने की कोशिश की थी। ज़रा गौर करें शाहजी क्या सोच रहे होंगे। कितनी हकारत से उन्होंने
ہمیں اپنی کوٹھی سے نکال دیا، ایک گلاس پانی بھی نہ پلایا۔ وہ سچی بات ہے، کون اپنے پاک برتنوں کو گندا کرنا چاہتا ہے؟ ہم تو گندگی کی پوٹ ہیں اماں، اور تمہارا بیٹا جو تمہارے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اماں بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے، چھوڑو ان باتوں کو۔ دیکھو میں ہمدردی سے تمہارے پاس آئی ہوں، جو کچھ ہم پر بیتی وہ بہت بری تھی، لیکن آگے کے لیے سوچو۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر تم کہتی ہو کہ میں اپنی اداؤں کو پھر سے تازہ کروں تو ٹھیک ہے، بوڑھے منہ محاسے والی بات ہوگی، چلو کر کے دیکھ لیتی ہیں۔ یہ بھی تمہارے لیے، جو آ گئی ہوں تو تم سنبھالنا، میں انکار نہیں کروں گی۔ دیکھو کوثر جہاں، کوئی ایسی ترکیب کرو کہ ہماری رونقیں پھر سے بحال ہو جائیں۔ اپنے بیٹے کو اس شاجی کے چکر سے نکال لو، ارے غنڈہ بن جائے گا، لچا لفنگا بن جائے گا، پورے لاہور میں بدماشیاں کرتا پھرے گا۔ تم خود سوچو کہ اگر اس نے بدماشیوں کا اڈا قائم کر لیا تو کیا ہوگا؟ کسی وقت کوئی گولی اسے چاٹ جائے گی۔ اسے چھوڑو اماں، بلکہ اگر تم کہو تو میں اسے یہاں آنے سے بھی منع کر دوں۔ ویسے بھی اچھا نہیں لگتا اس کا یہاں آنا، جب بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ کر کے جاتا ہے۔ لیکن ایک بات تم دیکھ لو، کم از کم آج کے واقعے میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ ہم لوگ تو خود ہی بھاگ کر برابر کوٹھی میں جا گھسے تھے، وہاں وہ ہمارے لیے تو نہیں آیا تھا۔ تمہیں خدا کا واسطہ کوثر جہاں مجھے اکیلا چھوڑ دو، میری حالت خراب ہو رہی ہے، پھر بات کروں گی۔ کوثر جہاں چلی گئی، لیکن شمشیرہ بیگم کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہوتی چلی گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ حاجو کسی کام سے اندر آیا تو اس نے شمشیرہ بیگم کا چہرہ دیکھا، چھو کر دیکھا تو شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر حاجو کو دیکھا اور بولی، کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ کتنا تیز بخار ہوا تمہیں؟ میں کہتا ہوں آخر ہوا کیا؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ حرام کے جنے، ہوش میں ہے یا نہیں؟ کس لہجے میں بات کر رہا ہے مجھ سے؟ ارے میں پوچھتی ہوں، کیا سمجھتے ہو تم لوگ مجھے؟ میں یہی پوچھ رہا تھا کہ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم سب کی موجودگی میں یہ سب نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ حاجو ایک لمحہ دیکھتا رہا، پھر باہر نکل آیا۔ باہر غلام شاہ مل گیا تھا۔ یار غلام شاہ، شمشیرہ بیگم سخت بیمار پڑی ہیں۔ کیا بات ہے حاجو؟ کیا جوانی کی یادیں پھر سے تازہ ہو رہی ہیں؟ یار تم تو وہ جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں سوراخ کرتے ہو۔ بہرحال ہم نے ان کا نمک کھایا ہے، تو پائنتی جا کر بیٹھ جاؤ اور بیان کرنا شروع کر دو، تمہارا خاندانی کام ہے، غلام شاہ نے کہا، اور حاجو اسے گھورنے لگا۔ راجہ شرافت علی اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ کوٹھی سے باہر نکلا۔ کوٹھی سے چندی فاصلے پر انہیں باورچی آصف کھڑا ملا، جس نے راستے میں آنے کی کوشش کی تو نوابدین نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا، اور آخر کار وہ لوگ بھاگتے ہوئے اپنی کوٹھی میں داخل ہو گئے کہ کہیں راستے میں کچھ اور لوگ نہ مل جائے۔ ان کے چہرے انتہائی مضحکہ خیز لگ رہے تھے، لیکن اس سے زیادہ پٹائی اتنی ہوئی تھی کہ باقی حلیے کو نظر انداز کرنا پڑا تھا۔ اس وقت راجہ شرافت علی کی شکل تو دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی، بس چھلا ہوا آلو لگ رہا تھا۔ اندر پہنچ کر وہ بے سدھ ہو کر صوفے پر گر پڑا۔ باقی تینوں ساتھیوں نے اس وقت بھی آداب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ راجہ شرافت نے تھکی تھکی سانسیں لیتے ہوئے کہا، مجھے تم لوگوں کی دوستی پر فخر ہے۔ جو کچھ بھی ہوا میری وجہ سے ہوا، لیکن زندگی میں ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر وقت نے ہمیں ایک دوسرے دور میں داخل کر دیا ہے۔ یہ معاملہ ایک عورت کے حصول کا نہیں، بلکہ سب کچھ انا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ بس اس لیے میں تم لوگوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ حیدر خان، رحمت خان اور نوابدین خاموشی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ جوتا اٹھائیں اور راجہ شرافت علی پر پیل پڑیں، لیکن ظاہر ہے کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا تھا، اور انہیں ہر حالت میں راجہ شرافت علی کی دوستی کا دم بھرنا تھا۔ چنانچہ وہ خاموشی رہے۔ راجہ شرافت علی بھی کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، بہت سی چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جن کا کوئی حل نہیں مل رہا دماغ کو۔ مثلا یہ کہ وہ کمبخت لڑکا اس دن بھی کوٹھے پر ملا تھا، غالباً جب ہم دوسری بار گئے تھے، اور اس نے میری کلائی زخمی کر دی تھی، چاقو پھینک کر پستول چھین لیا تھا۔ وہ لڑکا یہاں بھی کوٹھی میں کیسے؟ نمبر 2، وہ عورتیں آخر ہیں کیا بلا؟ میں انہیں مکمل طور پر قصوروار قرار نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ طوائفیں ہیں۔ دولت کی جھلک دیکھی تو کتے کی طرح دم ہلاتی یہاں تک چلی آئی، لیکن یہ کوثر جہاں کچھ پراسرار عورت ہے، آخر وہ اپنے پیشے سے اتنا انحراف کیوں کرتی ہے؟ اور پھر وہ کمبخت چاروں کی گفتگو لہجے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کوثر جہاں وہ شمشیرہ بیگم کے شناسہ ہیں، لیکن یہاں اس عظیم الشان کوٹھی میں وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ تو ساری باتیں ٹھیک ہے راجہ صاحب، لیکن بتائیے اب ہم کیا کریں؟ اب ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس بار راجہ شرافت علی نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ 2 مہینے تک تم اس قابل بھی نہیں ہو سکیں گے کہ اپنی شکل کسی کے سامنے لا سکیں۔ کونوں کھدروں میں گھس کر بیٹھنا پڑے گا،
घर वालों तक से मुंह छुपाना पड़ेगा। ये सबके साथ हुआ है। तुम्हारा मसला तो खैर ये भी है कि घर में बंद होकर बैठ जाओगे, खर्चे पाने की तुम्हें फिक्र नहीं होगी, जो दिल चाहे मुझसे ले सकते हो। लेकिन ये बताओ मैं क्या करूँ? कि मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है, मुझे तो सभी का सामना करना पड़ता है। मैं तो घर वापस नहीं जा सकता, बात बहुत दूर तक उड़ जाएगी और इस कोठी में भी नहीं रहा जा सकता। कोई ना कोई तरकीब तो करनी पड़ेगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना गुमनामी की कैफियत में किसी दूसरे शहर चला जाऊँ और उस वक्त तक वहाँ रहूँ जब तक चेहरे की असलियत सामने ना आ जाए। लेकिन तुम देख लेना, जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसे नोट कर लेना। अगर कुत्तों की तरह इनको सड़कों पर न ले आऊँ तो मेरा नाम भी राजा शराफत अली नहीं है। वो इंतकाम लूँगा इनसे कि मौत के बाद भी कमबख्त याद रखेंगे। राजा साहिब, मेरी घरवाली का क्या होगा? उसे क्या जवाब दूंगा मैं? आप मेरे ससुर को नहीं जानते, वो तो पहले ही मेरे किरदार की तरफ से मशकूक रहता है। वो बेवकूफ़, हर चीज़ का हल पैसा है। जितने पैसे चाहो मुझसे ले लो और इस वक्त को गुजार लो। मैं अपने इंतकाम की आग को सर्द नहीं करना चाहता। ये तो अब हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन गया है। हैदर खान ने फ़ौरन ही दरमियान में मुदाखलत कर बोला, सभी के साथ ये सब कुछ हुआ है। अब तो सिर्फ यह है कि थोड़ा सा वक्त गुजारने के बाद हमें लोगों के बारे में तहकीकात करना होगी। जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है वो लड़का इन्हीं तवाइफों का है। फिलहाल यूँ करें कि ढाटे बांध लेते हैं और काम चलाते हैं। हाँ, ढाटे बांध ले और डाकू की हैसियत से पकड़े जाए। नवाबुद्दीन ने भिन्नाए हुए लहजे में कहा, कि इस इमारत को छोड़ दिया जाए। जहन्नुम में झोंको इस इमारत को। हमने क्या इसे शहद लगाकर चाटना है? अब इससे हमारा क्या ताल्लुक रहेगा? जो कुछ भी होगा हिसाब किताब कर लेते हैं। यूँ करते रात तक तो इंतज़ार करेंगे, रात की तारीकी में निकलेंगे घर से। तुम लोगों को मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और ख़ुद अपने मंसूबे के मुताबिक कहीं निकल जाऊंगा। बाद में मिलकर फैसला करेंगे कि आइंदा क्या करना है। जैसी आपकी मर्ज़ी। बहरहाल अब 3 महीने तक की तो छुट्टी हो गई थी।